नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। और मैं हूँ संदीप पाल। बिहार चुनाव में इस वक्त जो सबसे ज़्यादा मुश्किल में अगर कोई पार्टी है और जिसको सबसे ज़्यादा अपने भविष्य की चिंता भी है और जिसके सामने अपनी पार्टी का अस्तित्व बचाए रखने की चुनौती भी है, तो वो है नीतीश कुमार की जेडीयू। भले ही एनडीए के साथ मिलकर जेडीयू सत्ता पर काबिज हो, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर हों और बीते 20 साल से वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन ये जो चुनाव है ये जनता दल यूनाइटेड के लिए बहुत ही चुनौती भरा चुनाव होने वाला है। क्योंकि इस चुनाव में जेडीयू के सामने सिर्फ बाहर से चुनौतियां नहीं हैं, उसकी पार्टी के अंदर भी कई तरह की चुनौतियां चल रही हैं और कई चुनौती तो उसके सहयोगी ही उसके लिए बने हुए। और उसमें सबसे ऊपर जो है वो है बीजेपी, दूसरे नंबर पर चिराग पासवान की पार्टी। क्योंकि चिराग पासवान की पार्टी ने ही 2020 में नीतीश कुमार को बहुत ही बड़ा झटका दिया था। भले ही चिराग की पार्टी सीट ना जीत पाई हुई, लेकिन उसने वोट बैंक या कहें नीतीश कुमार का वोट खूब काटा, खूब सेंधमारी लगाई। और इस बार तो कुछ ऐसे हालात बने हैं कि नीतीश कुमार चारों तरफ से घिरे हुए हैं। वीडियो को आप पूरा देखिएगा तो आप भी समझ जाएंगे ऐसी बात क्यों कही जा रही है। भले ही सामने से खुली आंखों से आपको लग रहा हो कि नीतीश कुमार तो सत्ता पर हैं, जेडीयू सत्ता दल में है, एनडीए के साथ है, मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, तो ऐसी क्या मुश्किल नीतीश कुमार के सामने। लेकिन इस बार मुश्किल है। इस बार सीएम की कुर्सी बचाना भी मुश्किल है, पार्टी का अस्तित्व भी खतरे में है और खुद की साख भी खतरे में है। इसलिए अब आप देख रहे होंगे कि नई संभावनाएं पैदा की जा रही हैं। निशांत कुमार की चर्चा तेज हो गई है, उनके चुनाव लड़ने की चर्चा तेज हो गई है, जेडीयू में उनके शामिल होने की चर्चा तेज हो गई है। दरअसल इस वक्त जो माहौल है और जिस तरह बीजेपी ने दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा का चुनाव एक तरफा मोड में जीता, खास तौर से महाराष्ट्र का चुनाव सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और प्रचंड जीत हासिल की, उसके बाद अपने सहयोगियों को किस तरह साइडलाइन किया। हालांकि डिप्टी सीएम का पद दिया शिंदे को, मुख्यमंत्री से डिमोट करते हुए उप मुख्यमंत्री बनाया, उसके बाद उनके विधायकों की सुरक्षा जो थी वो घटा दी गई, जिसके बाद वो भी नाराज़ हैं। खैर वो तो बात महाराष्ट्र की है, लेकिन बात अगर बिहार की करें तो इस बार नीतीश कुमार भी कहीं ना कहीं एक बड़ा प्लान बना रहे हैं बीजेपी के लिए, बीजेपी के खिलाफ। वो ये कि सीट बंटवारे में नीतीश कुमार नहीं चाहते हैं कि बीजेपी को 100 से ज़्यादा सीट मिले, और अगर वो इस प्लान में कामयाब होते हैं और वो सीट बंटवारे में बीजेपी को 100 से आगे नहीं बढ़ने देते हैं, तो वो काफ़ी हद तक अपने प्लान में सफल साबित होंगे। क्योंकि अगर बीजेपी 100 से ज़्यादा सीटों पर लड़ती है, 110 या 115 सीटों पर लड़ती है, और जिस तरह का स्ट्राइक रेट बीजेपी का महाराष्ट्र में रहा करीब 90% के आसपास, अगर ऐसा ही स्ट्राइक रेट बिहार में आता है, 115 में 100 सीटें जीतती है, तो वो जो अन्य सहयोगी हैं चिराग पासवान और जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा, वो भी अगर थोड़ी बहुत सीटें लाते हैं तो बिहार में वो अपने दम पर सरकार बना लेगी। बिहार में बहुमत का आंकड़ा 122 है, और अगर ऐसा होता है तो उनको फिर नीतीश कुमार की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो पहली प्रायोरिटी तो नीतीश कुमार की ये है कि बीजेपी को 100 से ज़्यादा सीटें ना दी जाएं। अब वो ये कैसे करेगी वो वक्त बताएगा। खुद वो कम से कम 110 या 115 सीटों पर लड़े और अच्छा परफॉर्म करते हुए करीब 60 से ज़्यादा सीटें तो जीते ही। मिनिमम अगर 115 सीट पर लड़ रही है तो करीब करीब 60 सीटें तो जीते। इसके बाद जो चिराग पासवान की पार्टी है और जीतन राम मांझी की पार्टी है, वो भी अगर कुछ सीट लेके आते हैं तो जो स्थिति है वो नीतीश कुमार के कंट्रोल में रहेगी। क्योंकि इस बार बिहार चुनाव पर हिंदुत्व की राजनीति होने वाली है। बीजेपी जैसे हर राज्य में हिंदुत्व का मुद्दा उठाया, उसी तरह बिहार में भी उठने वाला है। और इस बार जो महाकुंभ हुआ उसका भी गुणगान बीजेपी की रैलियों में आपको सुनाई देगा। उसमें जो कीर्तिमान बने
और सबसे बड़ी बात ये कि महाकुंभ में सबसे ज़्यादा स्नान करने अगर कोई गया तो वो बिहार के लोग गए। ट्रेनों में भर भर के गए, तोड़ फोड़ करके गए, ट्रैक को फांद के गए, ट्रेन पर चढ़ कर गए, लेकिन गए। तो कहीं ना कहीं ये जो आस्था का विषय है इसका पूरी तरह राजनीतिकरण हो गया है। और इतने बड़े इवेंट को कराने के बाद जो बीजेपी बार बार श्रद्धालुओं की संख्या गिनाती है और बताती है, उसका मकसद भी यही है, क्योंकि 50-60 करोड़ लोग अब तक डुबकी लगा चुके हैं महाकुंभ में, ऐसा बताया जा रहा है। और इसमें सबसे ज़्यादा तादाद अगर किसी राज्य के लोगों की देखेंगे तो वो बिहार की होगी। तो हिंदुत्व के मुद्दे पर आप ये समझ जाइए कि बिहार के लोग एकजुट हैं। और अगर बिहार में एनडीए ने हिंदुत्व के मुद्दे पर चुनाव लड़ा और उसमें नीतीश कुमार ने भी हामी भरी, तो जो नीतीश कुमार की पार्टी का कोर वोट बैंक है, जो उसका वोट बैंक माना जाता है करीब 10%, जिसमें कुर्मी कोयरी शामिल हैं, ऐसी जातियां शामिल हैं जिसे लवकुश समीकरण कहते हैं, वो अगर हिंदुत्व की लहर में बहकर बीजेपी के साथ गया तो आप समझ लीजिए कि नीतीश कुमार की पार्टी संकट में आने वाली है। इसीलिए नीतीश कुमार चाहते हैं कि बिहार का जो चुनाव है वो हिंदुत्व के मुद्दे पर ना लड़ा जाए, क्योंकि बिहार की जो राजनीति रही है वो जातिवादी राजनीति रही है। जातियां यहाँ सत्ता तय करती हैं, सत्ता की कुर्सी पर बैठाती हैं और जातियों का वोट बैंक बटा हुआ है। ओबीसी का जो बड़ा खेमा है जिसमें यादव हैं, अन्य पिछड़ी जातियां हैं, वो आरजेडी का वोट बैंक माना जाता है। 10 से 12% जो कुर्मी हैं, कोयरी हैं, ये जो जातियां हैं ये जेडीयू का वोट बैंक माना जाता है। इसके अलावा जो दलित हैं करीब 27 से 30%, के अलावा जो दलित वोट बैंक है वो अभी बटा हुआ है, वो किसी एक पक्ष में नहीं है। वो चिराग पासवान के साथ भी जा सकता है, जीतन राम मांझी के साथ भी जा सकता है, कांग्रेस जिस तरह दलितों की राजनीति कर रही उसके साथ भी जा सकता है, आरजेडी के साथ भी जा सकता है। और जो मुस्लिम वोट बैंक है वो काफ़ी हद तक आरजेडी के साथ है। तो जो जाति का समीकरण है वो बिहार की सियासत में आज से नहीं बीते कई दशकों से काम कर रहा है। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार चाहते हैं कि जो चुनाव लड़ा जाए वो विकास के मुद्दों पर लड़ा जाए, उन्होंने जो काम किए उनको गिनाया जाए, और जो जातियां हैं उन पर लड़ा जाए, वो हिंदुत्व के मुद्दे पर ना लड़ा जाए। क्योंकि अगर हिंदुत्व के मुद्दे पर बिहार का चुनाव आया तो सबसे बड़ा खामियाजा नीतीश कुमार को ही भुगतना पड़ेगा। और जो एक प्लान है नीतीश कुमार के मन में चल रहा है, जो बताया जा रहा है कि बीजेपी को 100 से ज़्यादा सीट पर बढ़ने नहीं देना है सीट बंटवारे में। लेकिन क्योंकि एनडीए की सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी, तो सीट बंटवारे में चलेगी उसकी। तो अगर बीजेपी 120 से ज़्यादा सीट लड़ने में कामयाब रही और नीतीश कुमार को रोक दिया और उसने कहा कि 120 से ज़्यादा सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे और जेडीयू को 100 सीटें दी, तो फिर गेम पलटने वाला है और इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा नीतीश कुमार को। इसीलिए नीतीश कुमार की पार्टी के लोग भी अब कुर्मी कोयरी सम्मेलन को लेकर सजग हो गए हैं। हाल ही में प्रगति यात्रा नीतीश कुमार की ख़त्म हो गई है और अब वो सम्मेलनों पर जोर करेंगे और जाति वाले सम्मेलनों पर अब बीजेपी में पार्टियों ने कमर कस ली है। और अब आप देखेंगे आने वाले समय में जातिवार सम्मेलन होने वाले हैं। वहीं आरजेडी भी चुनावी मैदान में है, वो भी अपनी रणनीति बना रही है। तो नीतीश कुमार के सामने कई चुनौतियां हैं। 20 साल तक सत्ता में बने रहने के बाद उनके लिए भी कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर लागू होगा। भले ही वो पूरे एनडीए के लिए ना हो, लेकिन उनके लिए ज़रूर लागू होगा, क्योंकि 20 साल से वो सत्ता में। तो क्या बिहार की जनता अब नया सीएम देखना चाहती है? और जो बीजेपी की चाह है बिहार में अपने दम पर सरकार बनाने की, क्या वो इस बार पूरी हो सकती है? और अगर ऐसा हुआ और प्रदर्शन जेडीयू का कमतर रहा और कुछ ऐसे हालात बने कि महागठबंधन में जाने के बाद फिर से जेडीयू सत्ता में आ सकती है, तो क्या फिर वो होगा? इसीलिए कहा जा रहा है कि चुनाव से पहले और चुनाव के बाद तक हमेशा गेट खुले हैं महागठबंधन के नीतीश कुमार के लिए। भले ही नीतीश कुमार कई बार ये दावा कर चुके हों कि अब कहीं नहीं जाना है, इन्हीं के साथ रहना है, 2 बार गलती हो गई, अब कहीं नहीं जाना है, लेकिन तीसरी बार भी गलती हो सकती है।
इसकी संभावना बिहार की राजनीति में हमेशा जिंदा रहेगी। अब उसके पीछे क्या फैक्टर होगा वो देखने वाली बात होगी। तो अभी जो हाल ही में जातीय जनगणना हुई थी बिहार में, जिसे महागठबंधन की सरकार ने ही कराया था जब आरजेडी और लालू नीतीश के साथ थे, उसके मुताबिक ओबीसी जो है वो करीब 27.13% है, जबकि ईबीसी अति पिछड़ा वर्ग ये 36% के करीब है। और अगर इन दोनों को जोड़ लेते हैं तो जो 63% वोट बैंक है, एक बड़ा वोट बैंक ओबीसी पॉलिटिक्स है। इसीलिए इसी के इर्द गिर्द बिहार की सियासत घूमती है। और इसीलिए जो आरजेडी के चीफ हैं लालू यादव, उन्होंने नारा भी दिया था कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, और यही नारा अब कांग्रेस भी दे रही है। इसके अलावा अगर जातियों की बात करें तो बिहार में जो 33 जातियां हैं वो ओबीसी और 113 जातियां अति पिछड़ा वर्ग की हैं। मोटे तौर पर ओबीसी की जात में यादव हैं, कुर्मी हैं, धानुक हैं, नाई हैं, मुसलमान हैं, और महागठबंधन का ये फिक्स्ड वोट बैंक माना जाता है, लेकिन अब इसमें सेंध लगने लगी है। इसके अलावा इन दलों को 2-3% सवर्णों और अति पिछड़ा वर्ग और दलितों का भी वोट मिलता है। महागठबंधन के पक्ष में करीब 45 से 50% वोट है, जातीय वोट है। इसके उलट अगर एनडीए की बात करें तो जो सवर्ण है, पासवान हैं, बनिया हैं, कुशवाहा हैं, इसका वोट बैंक उनके साथ रहता है। और जो उनके सहयोगी दल हैं उनके पास 32 से 35% वोट बैंक है सहयोगियों के पास। और जो अन्य पिछड़ा वर्ग के 20% वोटर तेली, कुम्हार, बढ़ई, कहार, केवट जातियों में बटे हैं, ये भी काफ़ी हद तक शिफ्ट होकर एनडीए को वोट करते हैं। तो जाति की लड़ाई बिहार में फिर शुरू होने वाली है, जाति वोट बैंक की लड़ाई, जिसमें हालांकि पड़दा महागठबंधन का भारी है। जो यादव है, मुस्लिम है, और भी जो ओबीसी की अन्य जातियां हैं जिनकी भागीदारी करीब 63% है, उसमें से 40 से 50% वोट महागठबंधन के पक्ष में है। और जो 10% वोट है कुर्मी, कोहरी, कुशवाहा, ये जेडीयू के पक्ष में है। तो इस 10% वोट बैंक में नीतीश कुमार चाहते हैं कि किसी तरह की कोई सेंधमारी बीजेपी ना कर पाए। उनकी अगर बीजेपी ने सेंधमारी की तो इसका खामियाजा नीतीश कुमार को भुगतना पड़ेगा। और जिस तरह का प्रदर्शन 2020 में नीतीश कुमार का रहा सत्ता में रहते हुए उनकी पार्टी का, वो भी चिंता का सबब है। सिर्फ 43 सीटें जेडीयू जीत पाई थी और लड़ी थी 100 से ज़्यादा सीटों पर। तो इन्हीं सब को लेकर कहीं ना कहीं प्रेशर में भी होगी और पुराने परफॉर्मेंस का हवाला देकर बीजेपी जेडीयू को बैकफुट पर भी रखना चाहेगी। खैर, सीटों को लेकर एनडीए में भी गंभीर लड़ाई होने वाली है। आपको क्या लगता है, क्या नीतीश कुमार बीजेपी को 100 से कम सीटों पर रोक पाएंगे? और क्या नीतीश कुमार की पार्टी खुद 115 सीटों पर चुनाव लड़ पाएगी? अपनी राय कमेंट्स करके दीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए नमस्कार।